दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुखिया बाबा की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज हम जो यूपीएनएमएस की परीक्षा है उसका मॉडल प्रश्न पत्र है जो 2023, उसकी हम बात करेंगे। मॉडल जो प्रश्न पत्र है 2023, इसको आप बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा ताकि आप ढेर सारी जानकारी इसके बारे में पा सकें। मॉडल प्रश्न पत्र 2023 में जो भी पेपर आता है यूपीएनएमएस का, इसमें दो भाग होते हैं, एक मैट का होता है और दूसरा सेट का होता है। आज हम सेट के अंतर्गत विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे। सेट के अंतर्गत विज्ञान, इतिहास, भूगोल और गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हम सेट के अंतर्गत विज्ञान की बात करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इससे आपको ये भी पता चलेगा। मॉडल पेपर कराने का मेरा एक मकसद ये था कि बच्चे हों, अभिभावक हों, अध्यापक हों, वो कम से कम इस बात को अच्छे से जाने कि इसमें कौन से कंटेंट पूछे जाते हैं। लेकिन किसी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस और उसके जो भी कंटेंट हैं उसी के अनुसार ही आप पढ़ें, तो आपका चयन बिल्कुल होगा और ज़रूर होगा। और यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम पहले प्रश्न को लिखते हैं और उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है, इसमें पूछा गया है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। भाई, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसमें चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, Na2CO3, NaHCO3, NaOH और चौथा ऑप्शन जो है हमारा NH4OH। अब हम जानते हैं कि हमारा खाने का सोडा कौन सा है। तो खाने का सोडा जो इसमें है हमारा, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या है? खाने का सोडा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है Na2CO3, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा या धोवन सोडा भी कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट। ये जो NaOH दिया हुआ है, NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। और जो NH4OH दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं जली अमोनिया। जली अमोनिया। इस प्रकार से हमने जाना कि हमारा जो खाने वाला सोडा है वो कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जो कास्टिक सोडा है NaOH। और जो NH4OH है वो है जली अमोनिया। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसको नोट कर लीजिएगा। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन क्या है? पहला, मोम का पिघलना, चीनी का शरबत, मोम का पिघलना। दूसरा है चीनी का शरबत। तीसरा है लोहे में जंग लगना। और चौथा ऑप्शन है नमक और पानी का घोल। नमक
व पानी का घोल। देख लीजिए अब है क्या। पहले हम ये समझ लें कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि उसके गुणधर्म न बदलें, तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसमें हम मोम का पिघलना देख लें, मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगा, फिर जो भी आकार मोम का है उसको फिर से दोबारा उसमें ढाला जा सकता है, उसके गुणधर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मोम का वो मोम बना हुआ है। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन अभी आपकी समझ में आएगा। एक पेपर लिया हमने और पेपर को फाड़ दिया, टुकड़ों में फेंक दिया, बताइए भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन? सोचिए, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि कागज के जो गुणधर्म है उसका गुणधर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कागज का हमारा कागज ही बना रहा, उसकी जो उसका आकार था उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जैसे चीनी का शरबत, तो ये हमारा कैसा परिवर्तन है, चीनी का शरबत हमने घोल दिया, चीनी के शरबत को हमने क्या किया, फिर उबाल दिया, पानी को उड़ा दिया, फिर हमें चीनी मिल गई, पानी अलग हो गया, चीनी अलग हो गया, तो ये हमारा कैसा परिवर्तन है, फिर से हम चीनी हमें जो है प्राप्त हो गई। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक। नमक व पानी का घोल, इसमें भी वही है, नमक व पानी के घोल में, नमक व पानी घोल क्या है, मिश्रित हो गया, उसको हम अलग कर लेंगे, उससे ना तो नमक के गुणधर्म में कोई परिवर्तन आया और ना पानी के। लेकिन लोहे का जंग लगना, लोहे में जब एक बार जंग लग जाएगी तो फिर जंग से लोहा नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अन्य उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जैसे अगरबत्ती का जलना, कैसा परिवर्तन है, अगरबत्ती जल गई फिर उसके बाद नहीं बननी तो राख बन जाएगी, तो ये हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती की जो बाती है वो जल जाएगी फिर दोबारा उसको नहीं बनना, तो मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना जो है वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार ढेर सारे परिवर्तन है, हम उनको जो है उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें गुणधर्म हमारा बदलेगा। उसमें जैसे कागज का जलना, तो कागज का जलना कैसा होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक। कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लास्टिक का, कांच का टूटना, कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कांच के गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कांच की कांच ही रही, केवल उसका आकार बदला, तो कांच का टूटना हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। चलिए हम तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से संबंधित। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में, या आपके पास अगर 2023 का या राघव प्रकाशन की बुक हो तो आप उससे भी जो है इसको हल कर सकते हैं। आप उसमें हल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा प्रश्न है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है हमारा, कि जिनका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है उनको हम क्या कहते हैं। तो हम समझ लेते हैं जरा। देखिए 3 स्थितियां बनती हैं। परमाणु क्रमांक समान, ठीक। दूसरी स्थिति बनती है परमाणु भार समान। तीसरी स्थिति बनती है न्यूट्रॉन की संख्या समान। अब इन तीनों स्थितियों को जरा विस्तार से समझ लें। ये टॉपिक ही इतना
वो है कि हर बार इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, आपकी भी पूछा जाएगा। तो हम इसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। पहले हम परमाणु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारा नाभिक होता है परमाणु में, और चारों तरफ ये कक्षाएं होती हैं। नाभिक के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इसके बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा कण होता है, ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित कण है। ये प्रोटॉन धनावेशित होता है और ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब इसमें परमाणु क्रमांक मान लीजिए किसी तत्व को लिखना है, तो हमने मान लीजिए लिखा हुआ है 6C12। तो इस तरीके से जब कोई तत्व लिखा होता है तो उसमें जो ये नीचे संख्या लिखी होती है इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो ये ऊपर लिखी होती है इसको हम कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। अब हम अगर दो तत्व ऐसे लिख दें जिसमें परमाणु क्रमांक मतलब नीचे की संख्या समान हो, तो उसको हम कहते हैं, परमाणु क्रमांक अगर समान होगा तो उसको हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक। इसको अंग्रेजी में अब बहुत पूछा जाता है, नाम अंग्रेजी में दे देता है, तो सुन लीजिए आइसोटोप। इसको कहते हैं आइसोटोप। समस्थानिक ना कह के वो आइसोटोप पूछ लेता कि आइसोटोप कौन है। तो समस्थानिक हमारा होता क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। जो समस्थानिक होता है हमारा, समस्थानिक, जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। इसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीन है। तीनों में देखिए 1 परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1। तो इनके परमाणु क्रमांक समान है, इस वजह से ये क्या है, समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इस तरीके से हम इसको समस्थानिक कहते हैं। अब इसी में जो बात कर रहे थे कि परमाणु क्रमांक, तो हमारा जो ये परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नाभिक में जितने होंगे प्रोटॉन की संख्या उसके बराबर होगा। या हमें परमाणु क्रमांक पता हो, मान लीजिए 7N14 है, 7N14 है, इसमें परमाणु क्रमांक है कितना है, 7। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। और प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसलिए इस परमाणु क्रमांक को देख के ही हम बता देंगे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7। इसमें कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रखिए। जो नीचे संख्या लिखी हुई है यही परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉनों की संख्या है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये जो ऊपर लिखी हुई संख्या है हमारी क्या है, परमाणु भार है। अगर कोई दो तत्व तो ऐसे लिखे होते हैं, अब हम संभारित की बात कर लेते हैं। अगर कोई दो तत्व तो ऐसे लिखे होते हैं, दो तत्व ऐसे लिखे होते हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ 18 आर्गन 40 और ये 20 कैल्शियम 40। दोनों को देखिए, दोनों में ऊपर क्या है, 40-40। इसका मतलब है इसके परमाणु भार क्या है, समान है। जब परमाणु भार समान होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक। परमाणु भार समान तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक। कैसे तत्व बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम आइसोबार कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो जिन तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं उन्हें हम आइसोबार बोलते हैं और समभारिक बोलते हैं। अब फिर बात आ गई हमारे सम न्यूट्रॉनिक। तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको हम, जिन तत्वों में उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहते हैं। अब जरा देख लीजिए सम न्यूट्रॉनों की संख्या आगे निकलती कैसे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम करते क्या हैं, जो हमारा परमाणु भार होता है, जो हमारा परमाणु भार होता है उसमें हम प्रोटॉनों की संख्या कहें या परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। जैसे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, 40, 22। कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 22।
इसमें कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 20। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। देख लीजिए, ये मान लीजिए 6C13 कार्बन, ये 7N14, 7N14, दोनों में देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। 13 से 6 गया 7, 14 से 7 गया 7, कितना न्यूट्रॉन आया? दोनों में 7 7। तो ऐसे तत्व सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। इन्हें आइसोटोन बोलते हैं, आइसोटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तत्व का नाम दे देता है और कहता है बताइए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी तत्व लिखा होता है तो उसके जो नीचे संख्या लिखी होती है, जो नीचे संख्या लिखी होती है, ये परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉनों की संख्या है। ये परमाणु भार है, यही प्रोटॉनों की संख्या है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो 12 में से 6 घटा दीजिए, तो इसमें कितना न्यूट्रॉन आ जाएगा? 6 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसको देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न के माध्यम से हमने ढेर सारे प्रश्नों को समझा और लगभग ये पूरा टॉपिक ही है जो समस्थानिक, समहारिक और सम न्यूट्रॉनिक से संबंधित है। इसी में हम देख लेते हैं। तो भाई प्रोटॉन की बात करिए तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये भी पूछ लेता है कभी खोज के बारे में। तो प्रोटॉन, इसका एक ये होता है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो ईंट से इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, पर से प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच से न्यूट्रॉन चैडविक। तो सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी। अब आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने कम समय में इतने सारे कंटेंट को और इतनी सारी चीज़ों को बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि 30 दिन में आपको पूरा 3 साल का कोर्स पढ़ाना हो। लेकिन जब हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेते हैं तो हम उसकी बात कर लेते हैं और उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। अयस्क की बात करते हैं। अगला प्रश्न है इसमें जिप्सम का अयस्क पूछा है, जिप्सम का अयस्क। इसका मतलब अयस्क परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा कि हर बार ही लगभग एक अयस्क पूछा जाता है। हम अयस्क के बारे में समझ लेते हैं। तो जिप्सम के अयस्क का जो उदाहरण इसने दिया हुआ है, पहला है आयरन, कैल्शियम, कॉपर। ये आयरन है पहला, दूसरा कैल्शियम है, तीसरा कॉपर है और जिंक। अब इसमें ये किसका अयस्क है? तो पहले हम प्रश्न पे ही आ जाते हैं। जिप्सम जो अयस्क है वो किसका अयस्क है? कैल्शियम का। किसका अयस्क है? कैल्शियम का। कैल्शियम के और भी अयस्क होते हैं, एस्बेस्टस। जो एस्बेस्टस होता है वो भी किसका अयस्क होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है। इसी प्रकार आयरन के अयस्क की बात कर लेते हैं। तो आयरन का हमारा क्या अयस्क होता है? आयरन का जो अयस्क होता है हमारा, मेनली आयरन के तो 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। लेकिन जो मुख्य होता है वो सिडेराइट। क्या होता है? सिडेराइट होता है। इसी प्रकार हम कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर का हमारा क्या होता है? देख, कॉपर के 2 अयस्क होते हैं, क्यूपराइट होता है और दूसरा कॉपर ग्लास। तो क्यूपराइट होता है और कॉपर ग्लास होता है। ये हमारा जो है उसका अयस्क होता है कॉपर का। जिंक का जो अयस्क होता है वो हमारा क्या होता है? कैलेमाइन।
कैलेमाइन। तो इस प्रकार से आयरन का एस्क सिडेराइट, कॉपर का क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, आयरन के और भी होते हैं, बताया है मैंने आपको कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इसमें कैल्शियम का हमारा जिप्सम होता है और एस्बेस्टस होता है। कैल्शियम का हमारा कौन सा होता है? जिप्सम होता है और एस्बेस्टस होता है। इसके अलावा हमारे जो अयस्क हैं, वो जो इम्पोर्टेंट अयस्क हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो अयस्क होता है वो कई बार पूछा गया है उसका लेड का, कि हमारा सीसा का क्या अयस्क होता है। सीसा हम कहते हैं लेड को। तो लेड का हमारा क्या अयस्क होता है? गैलेना। क्या होता है? गैलेना। क्या होता है? गैलेना। सोडियम का हमारा क्या अयस्क होता है? बोरेक्स। जो हमारा सोडियम का अयस्क होता है वो क्या होता है? बोरेक्स होता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का हमारा जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का क्या अयस्क होता है? बॉक्साइट। ये बॉक्साइट अयस्क जो होता है हमारा एल्यूमिनियम का होता है। बोरेक्स के अलावा सोडियम का सुहागा भी होता है। एक प्रश्न देखिए यही बनता है, बता देते हैं आपको, ऐसी कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हमारी ऐसी धातु कौन सी है? सोडियम। कौन सी है? सोडियम। कौन सी धातु? सोडियम। पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम। एक प्रश्न और बनता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको, धातु को केवल जो मुलायम होती है और जिसको चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है, उसका भी उत्तर क्या होता है? सोडियम। तो इस प्रकार से इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं और अयस्क पूछा जाता है। इस वजह से आप अयस्क को जरूर तैयार कर लें, नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं इसकी। तो ये अयस्क वाला जो प्रश्न आया था हमने इसकी बात कर ली। इस तरीके से ये अयस्क का भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चौथा प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी? जल में O2 की संयोजकता कितनी? चौथा प्रश्न दिया हुआ है 1, 3, 2, 0। एक उत्तर है, 2 है, 3 है, 0। ठीक है। तो पहले तो इसका उत्तर हम जान लेते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है? 2। दूसरी बात हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसकी संयोजकता हम पहचानते कैसे हैं। बहुत सारी बातें तो नहीं सीखी जा सकती, लेकिन जैसे ये H2O लिखा हुआ है, कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ये H2O लिखा हुआ है, होता ये है कि इसका जो नंबर होता है, इसकी जो संयोजकता होती है वो कहाँ जाती? इधर, दूसरे वाले तत्व के नीचे। और इसकी जो संयोजकता होती है वो कहाँ चली जाती है? इसके नीचे, यहाँ। ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ आ गया, और ऑक्सीजन का कितना है? 2 है तो 2 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से भी हम देख के बता सकते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी है। जैसे HCl देख लीजिए, इसमें क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? इसकी 1 है, इसकी कितनी होगी? क्लोरीन की 1। संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। इसी प्रकार से और देख लीजिए, SF6, सल्फर की संयोजकता कितनी होगी? देखिए, सल्फर का जो भी नंबर होगा इसके नीचे आया होगा, तो सल्फर की संयोजकता कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6 होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो धनात्मक तत्व होते हैं, धनात्मक तत्व जो होते हैं जिनके ऊपर धन आवेश होता है, तो वो जितने क्लोराइड के आयन या क्लोरीन के जो आयन होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उतनी उसकी संयोजकता बनती है। और जो ऋणात्मक होते हैं वो जितने हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं उनकी उतनी संयोजकता बनती है। लेकिन हम सूत्र के माध्यम से जो हमने आपको बताया उसके माध्यम से आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। मान लीजिए
और देख लीजिए थोड़ा उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CaCO3, ठीक, ये ब्रैकेट में अगर बंद हो गया, ठीक है। तो CaCO3 में अब देखिए ना, Ca के नीचे एक लिखा है, CO3 के नीचे एक लिखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि संयोजकता इसकी और इसकी एक हो। एक एक तब हो जाता है जब दोनों की संयोजकताएं बराबर हो जाएं। जैसे इसकी +2 होता है और ये -2 होता है, तो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, 1-1 हो जाता है। इसी तरीके से H2S, अब देखिए यहां सल्फर की कितनी है, 2, ठीक। इसी प्रकार से Al2O3, अब कोई आपसे यहाँ पूछे कि भाई ये बताइए एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इधर आइए, जो दूसरे तत्व के नीचे लिखा हुआ है इसकी संयोजकता है, ये किसकी है, इसकी संयोजकता है, ठीक है ना। Fe2O3, Fe की कितनी है यहाँ पे, 3, ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तो इस प्रकार से हम संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो सोडियम पोटेशियम होते हैं उनकी संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, फास्फोरस की 5 होती है। जैसे देखिए P2O5 लिखा होता, तो फास्फोरस P की कितनी हो गई, ये 5 आ गया, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। सल्फर भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, जैसे SF6, H2S, कहीं पे धनात्मक और कहीं पे ऋणात्मक। तो P फास्फोरस की बहुत पूछी जाती है P2O5 में। तो इस प्रकार से हम संयोजकता को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, निम्नलिखित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड में पाया जाता है। इसने पूछा ये बताइए क्लोराइड आयन में कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए एक बात आप ये समझ लीजिए कि ये जो होता है 17Cl35, ठीक, ये परमाणु क्रमांक है। अगर परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 17। कितनी होगी, 17। हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 17। कितनी होगी, 17। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस। क्या लगा हुआ है, माइनस। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, लिया हुआ है किसी से। माइनस का जो चिन्ह आता है, आवेश जो लगा होता है, तो वो उसके ऊपर लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, और इसी में प्लस किसके ऊपर लगता है, उसके ऊपर लगता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है। एल्यूमिनियम प्लस प्लस, इसकी क्षमता क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन देने की, और इसकी क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसने क्या करा है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस वजह से यहाँ एक और जुड़ जाएगा। अब 17 प्रोटॉन हो जाएगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। इस प्रकार से जितने भी ऋण लगे हों उसके ऊपर, किसी तत्व के ऊपर, उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो सेम रहती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो ऋण के हिसाब से जितने ऋण लगे होंगे उतने नंबर बढ़ जाते हैं। और अगर धन लगा हुआ है तो प्रोटॉनों की संख्या उतनी कम हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी कम हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अभी दरवाजा पे इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है। देखिए प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस बहुत पूछी जाती है, तो इसमें जो प्रोड्यूसर गैस के इसमें जो ऑप्शन दिए हुए उनको देख लीजिए, CH4 + CO + H2S। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि कौन सी प्रोड्यूसर गैस है,
दूसरा ऑप्शन दिया है CO प्लस H2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CO प्लस N2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन है CH4। तो इसमें से देख लीजिए कि कौन सी प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका जो मिश्रण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस। इसका ये उत्तर सही है, उत्तर नंबर 3। ये जो CO और H2 है हमारा, ये वाटर गैस कहलाता है, वाटर गैस क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। ये जो CH4 है ये क्या कहलाता है, मेथेन कहलाता है। और जो CH4CO और H2S ये हमारी जो होती है वो क्या कहलाती है, जैव गैस। तो इस प्रकार से इसमें प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोड्यूसर में CO प्लस N2 होता है और इसमें CO प्लस, वाटर गैस में CO प्लस H2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये हमारा प्रश्न है, हाँ, 8वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए 4 उत्तर दिए हुए हैं। इसमें भाषा में लिखा हुआ मेथेन, फिर लिखा हुआ एथेन, प्रोपेन और एथिलीन। अब संतृप्त और असंतृप्त को समझ लीजिए आप। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम संतृप्त हम उसको कहते हैं जब कार्बन को कोई संतृप्त करे। जैसे इसमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और चारों पे क्या करें, 4 हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, तो ये संतृप्त कार्बन होगा। हर कार्बन पे 4 बॉन्ड लगे हो और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। जितने में भी एन आएगा वो सब कैसा है, संतृप्त है। कैसा है, संतृप्त, संतृप्त है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और जो एथिलीन होगा हमारा, ये क्या होगा, एथिलीन हमारा असंतृप्त होगा। कैसा होगा, असंतृप्त। कैसा होगा हमारा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो एन आता है तो संतृप्त, और एथिलीन आता है, एसिटिलीन आता है, प्रोपिलीन आता है, तो ये हमारे सभी किस में आ जाएंगे, असंतृप्त में आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न है ब्रास। हमारे 9वां प्रश्न है ब्रास। ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी आज हम मिश्र धातु के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहां हम प्रश्नों को भी देख रहे हैं और प्रश्नों के साथ साथ उसको डिटेल में पढ़ भी रहे हैं। और जब तक आप प्रश्नों के हिसाब से इस तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फिर आप अच्छे से प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे। अब इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, आप तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। तो ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? ये प्रश्न है ब्रास। ब्रास किसकी मिश्र, किसकी बात की गई, मिश्र धातु है। तो ब्रास किसकी मिश्र धातु है? पहले ये समझ लीजिए कि ब्रास आखिर नाम किसका है। तो देखिए जो ब्रास होता है ना, इसको कहते हैं पीतल। क्या कहते हैं? पीतल। एक अंग्रेजी का नाम और आपको मिलेगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तो जो ब्रॉन्ज है इसको क्या कहते हैं? कांसा। ये पता होना चाहिए हमको कि ब्रास पीतल होता है, ब्रॉन्ज कांसा होता है। इसमें जो 4 उत्तर दिए हुए हैं, टिन तांबा, लेड टिन, तांबा जिंक और लोहा और क्रोमियम। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं उन सबको हम सीख लेते हैं। मिश्र धातु से प्रश्न पूछा जरूर जाता है। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं उन सबको हम सीख लेते हैं, जो परीक्षा में आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई। ट्रिक, काटता, जपता, शोल्डर सटाता,
काटता जपता शोल्डर सटाता भैया हमारा स्टील पेन लेकर नकल करने जाता। ये पढ़ने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं, जैसे आप 2-3 बार कहते हैं। काटता जपता शोल्डर सटाता भैया हमारा स्टील पेन लेकर नकल करने जाता। काटता जपता शोल्डर सटाता भैया हमारा स्टील पेन लेकर नकल करना जाता। अब इसमें मतलब समझ लें। काटाता, जापाता, शोल्डर साटा, स्टील, नकल, इन सब के मतलब हैं और इन सब के मतलबों से हम मिश्र धातु को जानेंगे। सबसे पहले आइए काटता, काटता से समझ लीजिए जरा। का से कांसा, का से कांसा, किससे मिलकर बनेगा? टा से टिन और ता से तांबा, तो तांबा और धन टिन से मिलकर बनेगा। इसी कांसा को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो क्या है? जपता, दूसरा क्या है ट्रिक में? जपता में देखिए जरा। जापाता, पा से पीतल, किससे मिलकर बनेगी? जा से जस्ता, ता से तांबा। पीतल हमारा किससे मिलकर बनता है? तांबा प्लस जस्ता। देखिए जस्ता को जिंक भी कहते हैं, तांबा को कॉपर कहते हैं और पीतल को ब्रास कहते हैं। कहीं जिंक लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो जस्ता ही होता है। तो दूसरा हो गया जपता से, ये पहली हो गई हमारी, ये दूसरी हो गई। अब तीसरी पे हम आ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम कितने आसानी से इसको सीख रहे हैं और सारे सीख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही हमारी। शोल्डर, देखिए शोल्डर सटाता, तो सा से शोल्डर से शोल्डर, सा से सीसा और टा से कहीं भी हो, टा अगर आ रहा है तो उससे क्या बनना है? टिन बनना है। तो शोल्डर किससे बनेगा? मिश्र धातु हमारी जो है किससे बनेगी? सीसा और टिन से। अब स्टील पे आ जाइए, तो स्टील हमारी किससे बनेगी? स्टील का मतलब है नकल से। किससे मतलब है? नकल। स्टील का मतलब किससे है? नकल से। तो ना से निकिल, का से क्रोमियम, ला से लोहा। निकिल प्लस क्रोमियम प्लस लोहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिश्र धातुएं हमारी जो हैं कांसा, ब्रॉन्ज, तांबा और टिन से मिलकर बनी है। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है, इसको ब्रॉस बोलते हैं, अंग्रेजी में। शोल्डर सीसा और टिन से मिलकर बना है। स्टील निकिल, क्रोमियम और लोहा से मिलकर बनी है। इसी में कई बार जर्मन सिल्वर पूछा गया है। जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर की ट्रिक चाहे याद कर लीजिए। ताजा निकिल का मतलब हो गया ता से तांबा, ताजा का जा से जस्ता और निकिल का निकिल। कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है Cu प्लस Zn प्लस Ni, निकिल का Ni। इस तरीके से भी मिल सकता है। जस्ता को जिंक कहते हैं।